क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ने ये कहा था कि कोई भी अगर पार्टिकल है या कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास वेवलेंथ होगी, ठीक है, और वो वेव नेचर के थ्रू भी, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर के थ्रू भी प्रोपेगेट कर रहा होगा। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हीजनबर्ग ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते टू द एग्जैक्ट वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है कि जब हीजनबर्ग ने इस बात के लिए मना कर दिया कि सॉरी तो हीजनबर्ग ने जब इस बात के लिए मना कर दिया तो उसके बाद श्रोडिंगर ने एक नया वेव इक्वेशन दिया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो क्योंकि डी ब्रॉगली बता चुके थे कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, ठीक है, पर बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पार्टिकल नेचर है, जो कि गलत हो गया था डी ब्रॉगली के प्रिंसिपल से। तो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया था जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। वैसे तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा सा इक्वेशन है, बट मैं यहाँ बहुत ही शॉर्ट में लिख के बताऊंगी। उस इक्वेशन को, जो कॉम्प्लिकेटेड से इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम शॉर्ट में ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो H है ये है आपका हैमिल्टनियन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये आपका एक फंक्शन है। देखो जब भी हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं उसमें हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है, तो ये जो साई है इसको हम साई बुलाते हैं, ओके। तो ये जो साई है ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, और हैमिल्टनियन कांस्टेंट है H। E है हमारा टोटल एनर्जी, ठीक है, E क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज लग रही है कि ये साई क्या है, हैमिल्टनियन कांस्टेंट क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो समझ में आ गया, ये एक टाइप का कांस्टेंट है जो हैमिल्टनियन ने दिया था। साई के बारे में जरा बात करें तो साई एक्चुअल में किसी जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है, सीधे शब्दों में। तो अब क्लियर हो गया होगा एक्चुअल में साई क्या बताता है, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बाय द इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बताएगा साई, ओके। अगर हम इसी साई का स्क्वायर कर देते हैं तो ये साई बताता है प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को कहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ पाया जा सकता है ये चीज बताएगा कौन, साई स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं बाय ड्राइंग अ ग्राफ, मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये है आपका श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद फिर ये रहे आपके जो भी आपके वेरिएबल्स यहाँ पे यूज किए। साई एक्चुअल में एम्पलीट्यूड बताता है वेव का विच इज बाय द इलेक्ट्रॉन, और साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि हीजनबर्ग बता चुके थे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया गया है, मतलब एक रेंज दे दिया गया जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, इतना लिख लो, ओके। तो जिस रीजन में, जिस एरिया में हम इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा पा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा जहां होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जाता है, ऑर्बिटल में। ये कोई फिक्स जगह नहीं है, ये एक एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। अब ये ऑर्बिटल जो है, मतलब अब हमको एग्जैक्टली ये ऑर्बिटल हमें पता चल गया कि ये एग्जैक्ट पोजीशन है, ये एग्जैक्ट सॉरी एरिया है, और पोजीशन एग्जैक्ट एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाया जाएगा। तो ये जो एरिया है इसको हम 4 क्वांटम नंबर्स से, ठीक है, 4
क्वांटम नंबर से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक घर है, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये एक घर है, मान लो इस घर में मेरे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब मैं जरूरी नहीं कि हर टाइम यहीं पर खड़ी रहूंगी, कभी मैं यहाँ, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी यहाँ पर, कभी किचन में, कहीं कभी कहीं पर। तो पर ये जरूर है कि हाँ ये एक एरिया है, ये एक रेंज है जहां पर मेरे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इसको हम बुलाएंगे क्या, ऑर्बिटल, ठीक है। इसको हम क्या बुलाएंगे, ऑर्बिटल। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई मैं कहाँ पाई जाती हूँ, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि ये घर, आप क्या बताओगे कि मतलब सिटी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि एरिया कौन सा है वहां पर, उसके बाद आप बताओगे कौन सी कॉलोनी है, तब जाके आप बताओगे कि अच्छा ये वाला घर है। तो कुछ स्टेप्स हैं यहाँ इस एरिया तक पहुंचने के। तो ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल तक पहुंचने के भी कुछ, ये समझ लो कि एक एड्रेस है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कि पहले यहाँ पहुंचो, उसके बाद फिर यहाँ पहुंचो, फिर उसके बाद फिर यहाँ पहुंचो। उसी को हम बुलाते हैं क्वांटम नंबर्स, जो कि आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है कहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 क्वांटम नंबर्स हैं। डस्टर ढूंढ रही हूँ मैं, तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। तो वो 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट, ठीक है। तो हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स हैं, हम क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। कितने हैं, 4। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम, क्वांटम नंबर। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में, भाई सबसे पहला एड्रेस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, भाई कौन से शेल में है, पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, तब उसके बाद हम शेल के अंदर घुसेंगे। तो ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्चुअल में इसको हम डोनेट करते हैं n से, और ये क्या बताता है कि शेल का नंबर कौन सा है, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल शेल में इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है, पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे शेल में, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगला है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है L से। अजीमुथल क्वांटम नंबर एक्चुअली देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, भाई हमको शेल पता चल गया, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप सबसे पहले क्या पता लगाओगे, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, शेल पता चल गया। उसके बाद आप ये देखोगे कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में ही बताता है कौन, अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं L से, स्मॉल l, ठीक है। तो ये क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। अब बात आती है कि इसको पता कैसे लगाते हैं। देखो कुछ चीजें एकदम नई होंगी, ठीक है, तो जो नई चीजें हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो, ऐसा मैं बता रही क्या आ गया, चीजों को समझो, धीरे धीरे एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है ये ऐसा होता है। तो एंगुलर मोमेंटम, देखो अगर n की वैल्यू 1 है, ओके, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू, l कितने होंगे, l की कितनी वैल्यूज होंगी, 1। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की एक वैल्यू होगी, ठीक है। l will have, लिख दे रही हूं, ओनली 1 वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी, l is equal to, और वो वैल्यू क्या होगी, l is equal to 0। एक वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, l is equal to 0, ठीक है, ओके। अगर n is equal to 2 है तो l will have कितने वैल्यूज, 2 वैल्यूज। जितनी n की वैल्यू उतनी l की वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यू कौन कौन सी होंगी, 0, 1, पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 1, ठीक है। n is equal to, मान लो हमने 3 ले लिया, जब हम n is equal to 3 लेंगे तो l की वैल्यू कितनी होंगी, l will have 3 वैल्यूज, ठीक है। l is equal to 0, 1, 2, ठीक है, ओके। अब देखो n is equal to 4 में
L will have 4 values, L is equal to 0, 1, 2, 3। ठीक है, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं ये L is equal to 0, 1, 2, 3 का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता चल गया क्या, सिटी, नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल नंबर है वो आपको क्या पता चल गया कि हाँ भाई इस सिटी में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सिटी के बाद अलग अलग एरियाज होंगे। ठीक है, अलग अलग एरिया, जैसे लखनऊ में अलग अलग एरियाज हैं, आलमबाग है, चारबाग है, गोमती नगर, ठीक है, चिन्हट, बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं। तो ये जो अलग अलग एरियाज हैं वही क्या है आपके एल। ठीक है, अगर पहली सिटी में मतलब n इज इक्वल टू 1 सिटी में कितने एरिया होंगे, बस एक एरिया होगा, इसको हम बुलाते हैं एस सब शेल। ठीक है, ये जो L की वैल्यू 0 है, अगर L की वैल्यू जहां जहां 0 होगी वहां पे हम क्या बताएंगे, S सब शेल है। जब N इज इक्वल टू 2 इस सिटी की बात होगी, ठीक है, N इज इक्वल टू 2 की बात होगी, तो दूसरे प्रिंसिपल शेल में, ठीक है, दूसरे प्रिंसिपल शेल में L की वैल्यू 2 है, मतलब इसमें 2 एरियाज है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो S है और ऐसे लिखते हैं, एक तो S है और क्या है, L इज इक्वल टू 1 का मतलब P, इसका नाम क्या है, P। तो S सबशेल और उसके बाद फिर P सबशेल। ये जो हम S P पढ़ रहे हैं इसको हम क्या बुलाते हैं, इनको हम बुलाते हैं सबशेल्स। ठीक है, तो यानी कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का पता लगाओगे कि वो कौन से क्वांटम नंबर में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, उसके बाद आप देखोगे कि वो कौन से वाले सबशेल में है, S में है, P में है, किस में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो L की वैल्यू 3 है, 0, 1 और 2, तो मतलब क्या कि 0 मतलब sp है, इसमें थर्ड वाले प्रिंसिपल में आपका s सबशेल भी होगा, किसमें होगा, p भी होगा, और 2 का मतलब d, नाम दिए गए हैं ये। ठीक है, s p d। ओके, अब उसके बाद फिर L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन से सबशेल्स होंगे, s होगा, p होगा, d होगा और f होगा। मतलब क्या कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो कोई भी प्रिंसिपल शेल में हो सकता है, अगर वो मान लो कि फॉर एग्जांपल तीसरे प्रिंसिपल शेल में आपको पता चल गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे शेल में है, तो तीसरे शेल में भी आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो s वाले सबशेल में है, p वाले सबशेल में है या फिर d वाले सबशेल में। ये जितने भी हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगाने के लिए ये हम काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 क्वांटम नंबर्स हो गए। इसके साथ इसके जस्ट नीचे आप ये भी लिख लीजिए कि जब हमको वैल्यू निकालनी होती है, भाई एंगुलर मोमेंटम, तो हमने एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से सबशेल्स निकाले हैं। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये होता कितना है, ये होता है h/2 पाई √L+1। ये आपका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का तरीका है कि अगर इलेक्ट्रॉन s सबशेल में है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का कैसे कितना होगा कैलकुलेट हो सकता है, s सबशेल मतलब L इज इक्वल टू 0, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 0 रख दोगे, यहाँ पे 0 रख दोगे, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आपके d सबशेल में है, d मतलब L इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप L की वैल्यू 2 रखोगे और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हो। हर अलग अलग सबशेल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, लिख लो इसको। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वांटम नंबर। ओके, तो हमारा थर्ड क्वांटम नंबर, हेडिंग हमेशा मिल जाती है, क्वांटम थर्ड क्वांटम नंबर हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है m से। ठीक है, तो अब देखो हम इलेक्ट्रॉन का पता लगाते लगाते सबसे पहले हम लोगों ने शेल ढूंढ लिया,
उसके बाद हम लोगों ने सबशेल ढूंढ लिया, ठीक है। अब सबशेल एग्जैक्ट पोजीशन अभी मैंने क्या बताई थी, जब हम लोगों ने वेव इक्वेशन किया, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, ऑर्बिटल, राइट। उस एरिया को हम क्या बुलाते हैं, ऑर्बिटल। मतलब कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, ऑर्बिटल में पाया जाएगा, ठीक है, ऑर्बिटल में पाया जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअल में आपको ऑर्बिटल के बारे में ही बताता है। तो अब अगर हमको ऑर्बिटल पता लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे, देखो ऑर्बिटल पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए एल की वैल्यू, ठीक है, एल की वैल्यू, क्योंकि m जो होता है वो क्या होता है 2l प्लस 1, क्या होता है 2l प्लस 1। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 का मतलब कौन सा सबशेल है, s सबशेल है, ठीक है। अगर l की वैल्यू 0 है और s सबशेल है, उस केस में हम क्या करते हैं, अगर इसकी m की वैल्यू निकालनी होगी तो m की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्या आएगी 1 आएगी। मतलब क्या कि ऐसे एक्चुअल में ऐसे होता है, अगर s सबशेल है तो m will have only 1 वैल्यू, ठीक है। कितनी वैल्यूज होंगी, जैसे इससे पहले हम लोगों ने l के लिए किया वैसे ही m के लिए, और वो वैल्यू कौन सी होगी, m is equal to 0, वो वैल्यू कौन सी होगी, m is equal to 0, ओके। एक्चुअल में m is equal to 0 आ गया, तो यानी कि जब हम s सबशेल बनाएंगे, ठीक है, जब हम s सबशेल बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा और उस ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि सिर्फ एक, इस तरीके से बॉक्स बना सकती हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या बना दिया बॉक्स, एक ही डब्बा है, इसी डब्बे में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। s के केस में सिर्फ एक ही डब्बा है और उसकी वैल्यू क्या है, 0, m is equal to 0, ओके। अब मान लो l is equal to हमने ले लिया 1 का मतलब p सबशेल है ना, 1 का मतलब क्या हो गया, p सबशेल का मतलब कि अगर हम 1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। यानी कि m will have कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज। m की वैल्यू 3 नहीं होगी, m के 3 वैल्यूज होंगी, 3 अलग अलग वैल्यूज होंगी। और वो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। वो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, m is equal to -1 0 प्लस 1, ठीक है, बीच में 0, एक इधर बढ़ा दिया एक इधर बढ़ा दिया, -1 0 प्लस 1। अगर हम इसको डब्बे में अगर बनाएंगे तो ये रहे 1 2, ये है आपका -1 0 प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि s सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, भाई ऑर्बिटल ये तो बताता है m, s सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 हमेशा, ठीक है, हमेशा। ये जो 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं इनकी तो वैल्यू हम लोगों ने m is equal to -1 0 प्लस 1 लिख दी। इनका और भी नाम होता है, इनका नाम क्या होता है, px py pz, ओके। तो px py pz इस तरीके से हम इनका नाम लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, फटाफट इसको लिख लो तो ताकि मैं ये वाला मिटा के l is equal to हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक l is equal to 2। अब हम ले लेते हैं l is equal to 2। l is equal to 2 का मतलब कौन सा सबशेल होगा भाई, d सबशेल, ओके, d सबशेल। मतलब m will have कितने वैल्यूज होंगे m के, कहाँ गया वो फॉर्मूला, देखो m is equal to 2l plus 1, चुपके से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 5 आ जाएगी, 5 वैल्यूज, ठीक है। अब वो 5 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, m is equal to -2, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक इधर बढ़ा दिया वैसे एक और 2 और बढ़ा दो, अभी +2 बढ़ा दो, यहाँ पे -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। अब अगर इसके डब्बे बनाने होंगे, मतलब अगर इसके ऑर्बिटल्स बनाने होंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपका -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। यानी कि आपको
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया तो आपको L पता चल जाएगा, L पता चल गया तो आपको M की वैल्यूज पता हो जाएंगी, M की वैल्यूज पता हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अब जिस इलेक्ट्रॉन का पता आप लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है ना, यही है ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। इन्हीं ऑर्बिटल्स में यही इसी जगह पे इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं, मतलब लिखते हैं लिखते वक्त, ठीक है। तो अब इनका भी अलग से थोड़ा माइनस प्लस थोड़ा सा अच्छा लगा तो इनका भी अलग से नाम दिया गया है dxy dyz dzx dx² माइनस y² dz², ठीक है। ये इनकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब L = आप 3 ले लोगे तो वो कौन सा सबशेल होगा, F सबशेल होगा वो, ठीक है। और M will have how many values, M will have 7 values, ठीक है, वैल्यूज। अब 7 वैल्यूज कौन कौन सी होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, देखो हो गया 6 6 + 1 7 वैल्यूज। इसका भी ऐसे ही बन जाएगा, डब्बे डब्बे बन जाएंगे इनके, ठीक है। अब F सबशेल के बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना है, ज्यादा से ज्यादा D तक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वांटम नंबर। अगला क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, फटाफट इसको कर लेते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है वो कौन से डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। फोर्थ क्या हो गया हमारा, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जो आप इसको डिनोट करते हैं हम S6 स्मॉल s, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो हम +½ या -½ के अकॉर्डिंग बताते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मतलब बस इतना लिख दे रही हूँ कि S की वैल्यू या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। दिस इज हाउ स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड। अब इसका मतलब, अब प्लस का मतलब ये नहीं होता कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बता रहा है, ठीक है। माइनस का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बता रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये स्पेसिफाइड नहीं है कि प्लस का मतलब क्लॉकवाइज या माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बस प्लस और माइनस ये डिनोट करते हैं कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस दोनों जो स्पिन्स हैं ऑपोजिट साइन के होते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स इट। अगर आपने इसको एंटी क्लॉक माना है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसको क्लॉक माना है तो फिर ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब हमें बात करनी है कि ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बात करनी है कि जो हम लोगों ने SPDF सबशेल्स की बात की है उनका शेप कैसा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली किस तरीके से पड़ा हुआ है एटम के अंदर, ठीक है, यही बोल सकते हैं हम, ठीक है। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है, क्या शेप होता है इन SPDF सबशेल्स का, ठीक है। तो शेप हमें पता करना है SPDF सबशेल्स का, तो शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए प्लीज एक्सक्यूज मी, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग जो है हमको बनाना है ग्राफ, ओके। तो ये जो सबशेल्स की जो शेप है ये हम लोग पता लगाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ होता क्या है। मतलब आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो, डायरेक्टली भी आप जान सकते हो कि SPDF का जो शेप है वो है कैसा। मतलब हम लोग F नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली उसका शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको कहीं किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया, तो हमको सिर्फ S, P और D के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ड्रॉ हम सिर्फ S और P को ही कर पाएंगे, D को हम प्लेन पेज पे मतलब पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इट इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा कि शेप क्या है। जब तक ग्राफ से थोड़ा सा शेप पता चले, हम ग्राफ के थ्रू पढ़े तो वो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा फील देता है। तो देखो मान लो कि ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है, एक और चाहिए उसकी। मान लो कि हमने एक ग्राफ बना लिया। अब मान लो कि ये क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ बनाना है हमको। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, साई स्क्वायर। हमें कहाँ से पता चलता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ से पता चला था, साई का स्क्वायर। साई मतलब साई क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और साई स्क्वायर बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और मान लो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है आर, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वैसे वैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो जब हम लोगों ने 1s, ये किसका हम बता रहे हैं, 1s का मतलब पहले, 1s का मतलब पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि पहला शेल। और पहले शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है ना। देखो जरा जाओ, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो एल अजीमुथल वाला निकाला, उसमें देखो चेक करो कि n इज इक्वल टू 1 में L की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, और वो क्या होगी, 0, 0 मतलब S, ठीक है। तो 1s का हमने ग्राफ बनाया, और जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हमको मिला, ठीक है, हमको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिला, ठीक है। पहले मैं सारे ग्राफ बना लेती हूँ, हम 3 ग्राफ्स बनाएंगे, वहीं से हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे शेप्स निकाले जा रहे हैं। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये मान लो मैंने बनाया है 2s का, मतलब कि अब हम दूसरे शेल में पहुंच गए हैं। दूसरे शेल में कितने सबशेल्स होते हैं भाई, चेक करो। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l की दो वैल्यूज होंगी, 0 और 1। 0 मतलब s, 1 मतलब p। तो यहाँ पर 2s, अभी हम 2p का भी बना लेंगे, ठीक है, ये 2s। तो ये है आपका साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस केस में हमने ये देखा कि यहां से जब हम आ रहे हैं तो ये इस तरीके से हो रहा है, उसके बाद फिर ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ओके। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि देखो न्यूक्लियस के पास, यहाँ है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है 1s के केस में। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है प्रोबेबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, अंडरस्टूड। अच्छा, यहाँ पे इस केस में क्या है कि यहाँ पर भी सेम वही चीज है, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन सबसे हाई है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूरी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे साई स्क्वायर का जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, मतलब घट रहा है। एक पॉइंट पे आके वो 0 पे आ गया, ठीक है, एक पॉइंट पे आके वो कहाँ आ गया, 0 पे, मतलब कि यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, नोड्स। नोड्स का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी, जहां पर साई स्क्वायर क्या हो जाए, 0, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए, 0, मतलब कि फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बिकम 0। अब फिर उसके बाद हमने देखा कि जैसे फिर से दोबारा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ने लगी, और फिर उसके बाद फिर घटने लग गई, ठीक है, इस तरीके से। ये पूरी 0 तक नहीं पहुंचेगी, बस एक ही बार ये 0 को टच करेगी, उसके बाद फिर इस तरीके से, मतलब अब 0 कभी नहीं होगा इसके आगे, ये कहने का मतलब है। ये है हमारा 2s का ग्राफ। 2p का देख लेते हैं, देखो जरा, देखो ये है हमारा 2p का ग्राफ, ये है हमारा साई स्क्वायर ऊपर की तरफ, और ये हमारा डिस्टेंस। इसमें ये देखा गया कि जो स्टार्टिंग में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, लाइक दिस। अब इसका मतलब जरा समझो क्या है, यस, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी p के केस में, 2p के केस में क्या है, सबसे कम है ना। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी एक टाइम पे पीक पे पहुंची है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, पर उसके बाद कभी 0 नहीं हो रही है,
ठीक है, उसके बाद कभी भी 0 नहीं हो रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम अगेन क्या बोलेंगे, नोड। नोड मतलब वहां पर जहां साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जहां पर पाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया है तो हम जरा साथ में भी यहीं पर इसके बगल में, बिना ग्राफ मिटाए इसके बगल में इनकी शेप बता देती हूँ। अब जरा हम शेप से पहुंच गए, ग्राफ तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, अब जरा हम शेप पे पहुंच जाए। शेप देखो, इसके केस में क्या है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, बगल में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना क्या होती जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, कुछ इस तरीके से आपका, अगर हम इस ग्राफ को इंटरप्रेट करें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब क्या, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना सबसे ज्यादा, उसके बाद न्यूक्लियस से दूर जैसे जैसे जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन को पाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई नोड नहीं है, यहाँ पे नोड कितने हैं, 0, एक भी नोड नहीं है, ठीक है। यानी कि अच्छा चलो अभी यानी की बात करेंगे, ये हो गया हमारा पहला इंटरप्रिटेशन। इस पे बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये है, मान लो हमारा न्यूक्लियस, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा जगह का है, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस, उस केस में क्या हुआ, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर बीच में आते आते, ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है न्यूक्लियस से वैसे आते आते एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, उसके बाद फिर से प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो मतलब कुछ इस तरीके से आपका बीच में गैप आ जाएगा और उसके बाद फिर से जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर फिर से एक नोड के बाद बढ़ जाएगी। आई होप मैंने ठीक दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, पर मैं चेक कर लूँ भाई। हाँ, कुछ इस तरीके से ही होगा, ठीक है। बीच में मतलब ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस जो है वो खाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद कोई नोड नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1। यहाँ बात करते हैं इसके शेप को, मतलब ये है न्यूक्लियस, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो जब हम 2p का शेप बनाते हैं, अगर अच्छा हम पहले शेप की बात कर लेते हैं s की, तो यानी कि यहाँ पर जो s का शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है, गोल है ना, गोल तरीके से, यहाँ पर भी गोल, ठीक है। यानी कि जो s सबशेल होता है वो कैसा होता है आपका, स्फेरिकल। कोई भी प्रिंसिपल शेल हो, पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में भी कोई भी हो, ठीक है। s सबशेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल। पहला शेप हमको पता चल गया। जब ऐसे ही हम लोगों ने 2p का इंटरप्रेट किया तो उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से निकल के आया, ये ऐसे ऐसे का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर ये है न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, इतने एरिया में, ठीक है। मतलब ये आपका हो गया p सबशेल। तो p सबशेल जो है वो इस तरीके से दिखता है। तो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया फ्रॉम ग्राफ की किस तरीके से हम s और p का निकालते हैं, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ बना के d सबशेल का भी निकाला गया है। अब मैंने आपको बताया था कि p में भी 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, है ना, जो हमें कहाँ से पता चलेगा, m की वैल्यू से पता चल गया, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो p की 3 वैल्यूज हैं, तीनों के अलग अलग क्या होंगे, शेप्स होंगे। शेप्स मतलब शेप सेम होगा पर ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। कैसा होगा, आइए जरा बात करते हैं। बढ़ा दूं इसको मैं, ठीक है। अब हम SPGF, F तो नहीं, F नहीं बना पाएंगे हम कॉपी में, D भी नहीं बना पाएंगे कॉपी में, पर हाँ जरूर S और P तो जरूर बना लेंगे। चलिए
बात करते हैं आगे। तो एस सबशेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम शेप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, शेप ऑफ सबशेल्स। तो एस का शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल, ये इस तरीके का 1SO 2SO 3SO 3PO कुछ भी, 3P नहीं मतलब 3SO 4SO कुछ भी हो, ये पहला। दूसरा पी सबशेल, मैं बना कर दिखा दूंगी पी वाला। पी सबशेल तो हम लोगों ने जो शेप बनाया था, अभी मैंने बना के जो दिखाया था, इसको हम बुलाते हैं डम्बल, सॉरी डम्बल आपने देखा होगा ना, वो जो ऐसे करते है ना। अब इसका शेप कैसे होगा देखो, इसमें हमने क्या बताया था, 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, px py pz, ठीक है। तो देखो px का कैसे बनेगा, ये px का मतलब क्या होता है, ये px बना रहे हैं, px का मतलब देखो हमारे पास कितनी एक्सिस है, 3 एक्सिस है, मान लो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। तो px का मतलब x एक्सिस पे आपके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मतलब px वाले ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ होंगे, x वाले एक्सिस पे होंगे। y और z वाला जो प्लेन है, ठीक है, y z प्लेन जो होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, खाली होगा, मतलब वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0। ये बात समझ में आ रही है। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी px में क्या है, px में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, पर y और z एक्सिस पे, मतलब कि yz प्लेन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। भाई दो एक्सिस से क्या बनेगा, एक प्लेन ही तो बनेगा, उस प्लेन पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे प्लेन्स, ठीक है, जिन पर कोई इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, उनको हम बोलते हैं नोडल प्लेन्स। इससे पहले हम लोगों ने नोड्स पढ़ा था, नोड्स मतलब पॉइंट, जिस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 हो या जिस एरिया में प्रोबेबिलिटी 0 हो। अगर प्लेन में प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम नोडल प्लेन्स बोलेंगे। पर यहाँ इसका मतलब यहाँ पर जो yz है वो क्या है, हमारा नोडल प्लेन है, ठीक है, नोडल प्लेन है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, ये है x, ये है y, ये है z, अभी हम बना रहे हैं py। py का मतलब आपका y एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे और एक्स वाई प्लेन जो होगा वो क्या होगा, आपका नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन होगा। अगली बात करते हैं y x z, ये हो गया हमारा ऑर्बिटल। ये क्या है, ये सब, ये ऑर्बिटल है px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz, ये ऑर्बिटल है जो डब्बे बनाए हैं, ठीक है। तो ये pz हो गया, यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन जो है, सॉरी y x z प्लेन, सॉरी एक्स वाई प्लेन जो है वो कैसा होगा, हमारा नोडल प्लेन होगा, ठीक है, नोडल प्लेन, ठीक है। ये होगा हमारा एस और पी, फटाफट लिख लो, आगे बात करें फिर डी वाले को भी हम बना लेते हैं। चलो भाई किसकी बात करते हैं, डी ऑर्बिटल, सॉरी डी सबशेल, ठीक है। डी सबशेल का जो शेप होता है इसको हम बुलाते हैं डबल डम्बल, डबल, ठीक है, क्या बुलाते हैं, डबल डम्बल, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा इसमें क्या, इसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो फटाफट देखते हैं, मान लो कि ये 3 एक्सेस हो गए, ये हम बना रहे हैं किसका, डी एक्स वाई का, 3 एक्सेस हो गई, ये छोटा छोटा बनाते हैं ताकि एक बार में आ जाए। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सेस, ये हो गया मान लो डी वाई जेड, और ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया मान लो डी जेड एक्स, ओके, एक्स वाई जेड एक्स वाई
जेड एक्स वाई और ये जेड। एक्स वाई का मतलब कि एक्स और वाई वाले प्लेन पर एक ऑर्बिटल होगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में। जरा इस पे आते हैं, इसमें वाई जेड यानी कि वाई और जेड के बीच में एक होगा आपका, एक यहाँ पर आपका वाई और जेड एक्सिस के बीच में हो जाएगा, ठीक है। इस पे जरा आते हैं, अब इसमें जेड और एक्स, जेड एक्स और जेड एक्स, ये हो गए कुछ आपके मतलब कुछ इस तरीके से हम लोगों का डी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको प्लेन पेपर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगला है हमारा डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो बहुत ईजी है। इसमें आपको एक्स एक्सिस पे एक डबल बनाना है और वाई एक्सिस पे डबल बनाना है। अब क्योंकि इन डी ऑर्बिटल्स में क्या दो दो डबल्स बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डबल। इसका शेप कैसा होता है, डबल डबल। जो आपका डी जेड स्क्वायर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको जरा देख लो। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, मान लो इसको जेड मान लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। और ये हो गया मान लो वाई एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से होता है ये, और उसके बाद फिर इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज बनती है। जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का ये होगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये बीच में ये वाला जो इस वाले एरिया में क्या है, नोड है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पाई जाएगी, पर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। जो मैंने शेड किया है एरिया, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी स्ट्रक्चर की शेप्स। फटाफट इसको कर लो, तो कुछ बातें पढ़ लें हम लोग। चलिए, ये जो हम लोगों ने एसपीडीएफ पढ़ा है, एसपीडीएफ स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का कैसे करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन्स डालना है ना हम लोगों को इन स्ट्रक्चर्स में, ऑर्बिटल्स में, तो वो कैसे करेंगे वो भी चीज़ देखते हैं। तो कुछ बातें हैं, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो जैसे जैसे हम मतलब आपका पहली चीज तो हम एनर्जी की बात कर लें। देखो सबसे पहले तो हम एनर्जी की बात कर लें, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ये बोर ने ये बात बताई थी, विच वाज करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इंक्रीजेस, मतलब क्या कि एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। n इक्वल टू 1 की एनर्जी कम होगी, n इक्वल टू 2 की उससे ज्यादा, 3 की उससे ज्यादा, 4 की उससे ज्यादा, इस तरीके से। सक्शन की बात कर लें। जब हम सक्शन की बात करते हैं तो सक्शन में s की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा p की, उससे ज्यादा d की, उससे ज्यादा f की, ठीक है। तो एनर्जी, अगर हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करेंगे इन केस ऑफ सक्शंस, तो क्या होगा, s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा p, उससे ज्यादा d और उसके बाद फिर f, ठीक है। ये हो गया आपका एनर्जी का सीक्वेंस। अगर दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम है, उस केस में उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्बिटल्स having same energy are called degenerate orbitals, ठीक है। एक और टर्म होता है which is very important, it is called shielding effect,
ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, और ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, ठीक है। तो पहले शेल में आपका S सब शेल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर P, इसमें दूसरे वाले में S और P होगा, तीसरे वाले में S P D होगा। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि न्यूक्लियस तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तीसरे चौथे सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा न्यूक्लियस। बट ये जो पहले शेल में यानी कि s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को शील्ड कर देता है। मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को एक तरीके से रोक लेता है और बहुत ही थोड़ी सी अट्रैक्शन आगे अगले शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच पाती है, मतलब कि P और D तक पहुंच पाती है। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे कि S वाला इलेक्ट्रॉन P को शील्ड कर सकता है, P के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर सकता है, मतलब क्या कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन P वाले इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि S वाले इलेक्ट्रॉन ने बहुत सारा अट्रैक्शन क्या कर दिया, शील्ड कर, मतलब रोक दिया, ठीक है। शील्ड करना मतलब रोक दिया। ठीक इसी तरीके से P वाला इलेक्ट्रॉन D के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन D वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहिए जितना, उतना नहीं पहुंचेगा क्योंकि P वाले इलेक्ट्रॉन ने रोक लिया। सो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा, F में होगा, मतलब F के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शील्ड हो सकते हैं। F वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, तो F वाला इलेक्ट्रॉन D से भी शील्ड हो सकता है, P से भी शील्ड हो सकता है, S से भी शील्ड हो सकता है, ठीक है। F वाले इलेक्ट्रॉन को तो तीनों शील्ड करेंगे, तीनों F तक इलेक्ट्रॉन, F वाले इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो पहुंच रहा है उसको तीनों मिलकर रोक रहे होंगे। D वाले को सिर्फ ये दोनों रोकेंगे, P वाले को सिर्फ S रोकेगा और S को कोई नहीं रोकेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑन S ऑर्बिटल इज 0। तो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, एक आप ये कह लो कि ब्लॉकिंग द न्यूक्लियर अट्रैक्शन to reach the next energy levels, next to reach the electron लिख लेते हैं, electrons of next energy level, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। S में शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा, उसके बाद फिर P में, उसके बाद फिर D में, उसके बाद फिर F में। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कौन शो करेगा, F शो करेगा। चलिए ये कुछ बातें हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई थिंक वाइंड अप करना चाहिए। सो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एक्चुअल बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है एटम्स का। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, और वो एक्सेप्शंस क्यों हैं वो सारी बातें भी करेंगे। कुछ 3 प्रिंसिपल्स भी हमको पढ़ना है, पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल और हुन्स रूल। ये तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई कम अप विद वीडियोस ऑफ क्लास 9, 10 and 11 chemistry. If you are already a subscriber then thank you very much, and from my bottom of the heart